का जेटीसीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस ऑनलाइन पर भी आ चुकी हैं और जेटीसीएस क्लासेस ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है। और ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि बिल्कुल क्लासेस आपकी ऑफलाइन की तरह ही चलेगी, ऐसा आपको अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक में जो कोई बड़े टॉपिक्स हैं तो वो टॉपिक्स को हम पार्ट करके पढ़ाएंगे, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स बन जाएंगे वो सभी पार्ट्स को हम आसानी से पढ़ाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक मैं टॉपिक पढ़ा रहा था 14 राज्यों से 28 राज्यों का एक इतिहास। उसी के संदर्भ में आज हमारी सेकंड क्लास होगी, फर्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको बता दें कि जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें हमने संघ राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा था, ए बी सी डी या का खा गा घा पे, ठीक है। तो उनमें हम सभी राज्यों को बता दिए थे कि कौन ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते हैं, कौन देसी रियासत के अंतर्गत आए और कौन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जिसे जानते हैं उसे उस टाइम में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। अब आपको बता दें अंडमान निकोबार था जब वो सबसे अंतिम था, चौथे स्थान पर था और वो बिल्कुल अपने आप में अलग था, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने मूल संविधान में संघ शासित जो संघ राज्य क्षेत्र थे उनको हम विभाजन किए थे। परंतु आज हम बताएंगे कि एक भाषा के आधारों पर एक राज्यों के पुनर्गठन की बात का एक कैसा इतिहास रहा, कब से शुरुआत होती है, कब से मांग उठती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि एक हम आपको सन बताएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1917 की बात है। 1917 में आपको पता होगा एक कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। और ये एक प्रकार की एक कोई पार्टी नहीं थी, ये एक प्रकार की इंस्टीट्यूट थी, एक संस्था थी और इस संस्था के आधार पर देश में आजादी को लेकर के इस संस्था का गठन किया गया था। मगर बाद में महात्मा गांधी ने कहा था कि अब देश आजाद हुआ है और अब इस पार्टी का रहना हमारे लिए ठीक नहीं है और ये अब पार्टी ना जो क्या कहते हैं संस्था के रूप में काम किया है, अब ये पार्टी के रूप में काम नहीं करी, इसको अभी समाप्त कर दो। परंतु कांग्रेस का अपना कुछ बोलबाला अलग ही रहा और आज भी शासन हमारे देश में कर रही है, ठीक है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है 1917 में एक उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाषा के आधार पर राज्यों का भाषाई आधार पर राज्यों पे पुनर्गठन का समर्थन किया कि होना चाहिए, पुनर्गठन का समर्थन किया। ये बात आपको लिखना है इसके इतिहास में लेकर 14 राज्यों से 28 राज्यों के इतिहास में ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या इतिहास रहा। अब ये हेडिंग डालेंगे, क्या रहा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास क्या रहेगा, ठीक है। ये आपका एक हेडिंग होगी और पहला पॉइंट्स आपका होगा कि 1917 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किसने किया था बेटा, कांग्रेस पार्टी ने किया था। समर्थन किया था किसने, कांग्रेस पार्टी ने। किसने किया था बेटा, कांग्रेस पार्टी ने किया। अब आपको एक चीज बता दें हम कि इसके बाद 1920 दूसरा पॉइंट 1920 में 1920 में एक नागपुर में अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन हुआ और नागपुर अधिवेशन में आपको बता दें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के लिए कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया या कांग्रेस समिति का गठन किया गया। यह आपका दूसरा पॉइंट बेटा। 1970 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ,
कि कांग्रेस ने पहली बार राज्यों के जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात का समर्थन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही शुरुआत की। मगर फिर 1920 में एक नागपुर अधिवेशन हुआ और इस नागपुर अधिवेशन में बेटा उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग के लिए एक कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया। ये 1920 की बात है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट आपको बता दें कि 1937 ये एक समय था और 1937 में एक पत्र लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। नेहरू लिखते हैं और कहते हैं कि हम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करते हैं। 1937 में एक पत्र लेख लिख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार को प्रदान करते हैं कि हम भारत में अगर जब देश स्वतंत्र होगा तब हम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करेंगे। अब बात आती है उनको डर भी था कि आजादी के बाद ये भाषा के आधार पर कई राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर कहीं आंदोलन न छिड़ जाए और देश के अंदर काफी उपद्रव हो जाए। ये भी उनको डर सताता था। परंतु आपको बता दें कि 25 जनवरी 1948 की बात है। चौथा पॉइंट, और महात्मा गांधी के बारे में आपको बता दें। महात्मा गांधी ने कहा किससे? कांग्रेस पार्टी से कहा कि अब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मांग का जो समर्थन किया है वो वादा निभाना होगा। सीधा महात्मा गांधी ने कह दिया कि देखो, कांग्रेस पार्टी से सीधा निवेदन किया कि भैया तुमने जो समर्थन दिया है भाषा के आधार पर शुरुआत से, उसका अब आपको एक समय आ चुका है और इसका समर्थन आपको करना होगा बेटा। उनको याद दिला दिया। किसको याद दिलाया? कांग्रेस पार्टी को, बेटा अब समय आ चुका है, अब आपको पीछे नहीं हटना। आपने शुरुआत ही की थी ना भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को बार बार मांग लेकर के, और अब एक समय आ चुका है और आप इसका समर्थन करें। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ये शब्द सीधा बोला और उन्होंने कहा कि भैया आप काम अपना शुरू करो। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के समर्थन की मांग के लिए तत्पर रहते थे और काफी बेहतर समर्थक थे। ये समझ रहे हैं इस बात को? तो ये पॉइंट आप लोग पूरी तरीके से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब यही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग चल रही थी, इसको लेकर के आयोग लाए गए। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के संबंध में आयोगों का गठन किया गया। लिखेंगे हम, ये हमारी हेडलाइन होगी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग
को लेकर आयोगों की भूमिका क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका हेडलाइन होगा, हेडलाइन में आपको लिखना, और ये आपकी हेडलाइन अब बिल्कुल समाप्त हो गई बेटा, ठीक है। अब ये हेडलाइन आपकी पड़ेगी। अब इस हेडलाइन को आगे हम लेकर जाएंगे, और इस हेडलाइन में 3 आयोग आते हैं। पहला एसके धर आयोग आता है, फिर एसके धर की समीक्षा के लिए फिर आपका जेवीपी समिति आता है, और जेवीपी समिति आने के बाद आपका फजल अली आयोग आता है। और फजल अली आयोग राज्यों के गठन, मतलब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को आगे बढ़ाता है और पुनर्गठन अधिनियम लागू कर देता है राज्यों के लिए। इसके बाद आगे एक प्रक्रिया चलती रहती। धर आयोग आया पहला, हम पहला धर आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे जेवीपी समिति, और तीसरा पढ़ेंगे फजल अली आयोग। ये 3 आपको आयोग पढ़ना होगा बेटा। पहला है एसके धर आयोग। आपको बता दे, आपने नाम सुना होगा, सिर्फ केवल हम धर आयोग के बारे में ये 3 पहले संस्था लिख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम सिर्फ केवल धर आयोग की बात करते हैं कि धर आयोग क्या है। धर आयोग, जिसका नाम था एसके धर आयोग। अब बात ये होती है कि इस आयोग, ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा कि एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में, और एक पद उनको और मिला भारत के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1948 में एक इलाहाबाद, आज प्रयागराज है, इलाहाबाद के पूर्व जज रह चुके एसके धर को आमंत्रित किया राज्यों के पुनर्गठन की मांग की समीक्षा को लेकर के, कि जो राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है हमारे देश के अंदर, वो उस पर आपका क्या निर्णय। उनको आमंत्रित कर दिया कि भैया आओ, और वो इलाहाबाद के पूर्व जज रह चुके थे एसके धर आयोग, और उनको आमंत्रित किया कि भैया इस पर विचार करो अपना आकर कि क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन आप करो आगे। तो आयोग आया, ये 4 सदस्यीय था बेटा। कितना सदस्य था? 4 सदस्यीय आयोग था जो ये लाया गया। समझ में आने वाली बात को? अब जब ये 4 सदस्यीय आयोग था, इसका क्या समर्थन था, क्या उद्देश्य रहा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन की जब बात आई, तो इन्होंने समर्थन ना देकर इसका विरोध किया। कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। साफ साफ मना कर दिया कि राज्यों के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो नहीं किया जाएगा। समर्थन तो देने की बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने उनको ये जैसे ये आयोग आया और ये उनको पकड़ाया गया इस आधार पर इसकी समीक्षा करने के लिए, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन समर्थन हम नहीं करते, हम इसका विरोध। हाँ, एक चीज आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार या प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करते हैं।
मतलब प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। उन्होंने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, ये उन्होंने कहा। समझ गए ना पूरी तरीके से बात। अब दूसरा कौन सा कमेटी लाई गई इसके लिए? जो दूसरी कमेटी आई वो जेबीपी समिति, दूसरी कमेटी लाई गई। कभी कभी पीसीएस में बेटा इन आयोगों का क्रम पूछ लेता है, कभी भी ध्यान रखना। और अगर यदि आपको ये आयोगों का क्रम नहीं पता, क्योंकि पीसीएस में ऐसे सब चीजें नहीं पूछी जाती, उसमें सिर्फ क्रमांक पूछ लिया जाता है, कौन आयोग पहले आया और कौन आयोग बाद में आया। जेबीपी समिति, अब यह बता दें आपको कि जेबीपी समिति के लिए जयपुर में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तथा प्रताप सीतारमैया, ठीक है, प्रताप सीतारमैया। अब आपको बता दें कि ये तीन लोग थे। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब होता है प्रताप सीतारमैया। कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर में एक अधिवेशन बुलाया, और जयपुर में अधिवेशन बुलाया तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। और गठन इसलिए किया कि एसके धर आयोग की समीक्षा के लिए, कि एसके धर आयोग की आप समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आप एसके धर समिति जो बनाई गई है, जो उन्होंने विरोध कर दिया है, इसका समर्थन नहीं दिया, क्या इस पर आपका क्या निर्णय है, क्या आप इस पर रिव्यू कर सकते हैं, क्या समीक्षा है आपकी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इन्होंने साफ मना कर दिया, इन्होंने समर्थन मतलब नहीं दिया। इन्होंने समीक्षा की एसके धर आयोग की और कहा कि ये एसके धर आयोग ने जो समर्थन दिया, क्या कहते हैं, समर्थन नहीं दिया इस पर, और मेरा भी समर्थन इस पर नहीं है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर के, भाषाई आधार पर। तो उन्होंने भी क्या किया, इस समर्थन उन्होंने भी नहीं दिया, और इसका क्या किया, उन्होंने विरोध किया कि हम भी इस नियम को खारिज करते हैं। अब बात आती है जेबीपी समिति समाप्त होने के बाद फजल अली आयोग क्या था। अब आपको बता दें कि तीसरा जो था वो फजल अली आयोग। अब ये फजल अली आयोग कब आया और क्या? अब आपको बता दें कि जेबीसी समिति का जब विरोध हुआ हमारे यहाँ, तो मद्रास में एक तेलुगु भाषा थी, और तेलुगु भाषा एक अलग राज्य के मांग की बात कर रही थी, और उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग को लेकर के एक बड़े नेता के तौर पर श्री राम लल्लू ने आंदोलन छेड़ दिया। और जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा तो करीब 56 दिन के आंदोलन के बाद, मतलब कुछ खाए पिए, बिना खाए पिए वो आंदोलन करते रहे भूख हड़ताल के दौरान। और 56 दिन तक उनका ये भूख हड़ताल आंदोलन चलता रहा। अचानक उनकी जो मृत्यु है वो 15 दिसंबर 1992 में मृत्यु हो जाती है, अचानक उनकी डेथ हो जाती है। इस डर को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक मद्रास से तेलुगु भाषा को अलग करके आंध्र प्रदेश का एक नए राज्य के रूप में भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर देते। इसके बाद क्या होता है कि जो ये फजल अली आयोग है, इसके बाद फजल अली आयोग लाया जाता है सिर्फ भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को गठन करने के लिए। क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे कि जो फजल अली आयोग, ये फजल अली आयोग नाम पड़ा क्योंकि फजल अली की अध्यक्षता पर इस आयोग का गठन किया गया। इसमें लिखेंगे फजल अली आयोग की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। और इसमें 2 सदस्य थे, 2 सदस्यीय आयोग था ये, मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। उन 2 सदस्यों में कौन सा थे, मतलब ये 3 सदस्यीय हो जाएगा, 2 सदस्य हो जाएंगे और एक अध्यक्ष हो जाएगा। एक तो आपको बता दे के.एम. पनिक्कर थे और जो दूसरा थे वो हृदयनाथ कुंजरू थे। ये 2 सदस्य थे और अध्यक्ष फजल अली थे। और इन्होंने राज्य पुनर्गठन का गठन कर दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया। क्यों किया गया कि जेवीपी समिति ने समर्थन जब नहीं दिया तो विरोध हो गया मद्रास में तेलुगु भाषा को लेकर के एक नए राज्य के रूप में सृजन करने के लिए आंध्र प्रदेश का। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री राम लल्लू जो प्रमुख नेता थे, करीब 56 दिन तक उन्होंने लगातार बिना खाए पिए उस आंदोलन पर डटे रहे। और 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भय के कारण 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, कई बार पेपर में आ चुका, भाषाई आधार पर राज्यों का वो पुनर्गठन कर देते हैं बेटा। भाषाई आधार पर राज्यों का तुरंत पुनर्गठन कर देते हैं कि भैया भाषा के आधार पर ये पहला राज्य बनकर तैयार हो गया तुम्हारा 1 अक्टूबर 1953 को। तो इस बात को पूरी तरीके से आप क्लियर कर लें कि फजल अली आयोग आया तो उसमें एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे और इसका आने का मुख्य उद्देश्य था राज्यों के पुनर्गठन आयोग की संरचना को तैयार करना या गठन करना, जिसमें 2 सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, और अपना खुद के एक अध्यक्ष थे जिनकी अध्यक्षता पर उस आयोग का नाम रखा गया, उन्हीं की अध्यक्षता पर, जिसका नाम पड़ा फजल अली आयोग। अब जब राज्यों के पुनर्गठन का गठन कर दिया गया है, अब मांग आंध्र प्रदेश को मिल गई है, एक राज्य गठित हो गया है भाषा के आधार पर। अब जब एक राज्य भाषा के आधार पर गठन हो चुका है तो फजल अली आयोग ने एक बात की पुष्टि की थी कि ध्यान रखना है कि एक राज्य एक भाषा का समर्थन हम नहीं करते।
ये बहुत जरूरी है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये फजल अली ने कहा था बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फजल अली की अध्यक्षता में या फजल अली आयोग, सीधा लिखो फजल अली आयोग सबसे अच्छा है। फजल अली आयोग एक राज्य एक भाषा का समर्थन नहीं करता, समर्थन नहीं करता। आपसे पूछ सकता है ये कौन सा आयोग ने टिप्पणी दी थी, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भैया आंध्र प्रदेश में यदि तेलुगु है तो तेलुगु ही बोली जाएगी, बाहरी राज्यों का कोई समर्थन नहीं, बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति नहीं आ सकता अगर इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, मद्रासी बोलता है, महाराष्ट्री बोलता है, गुजराती बोलता है, ऐसा नहीं, सभी भाषाओं का सृजन किया जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि एक राज्य एक ही भाषा होनी चाहिए एक राज्य के अंदर, ये बात का मैं समर्थन नहीं करूंगा। मैं समर्थन तभी करूंगा जब एक राज्य के अंदर कई भाषाएं हों, मगर उनके क्षेत्रीय रूप से उनकी भाषा अपने आप में बिल्कुल अलग हो बोलचाल की, इसके लिए मैं समर्थन करता हूं। तो कह रहे ये भी बात बिल्कुल सत्य है और राज्यों के पुनर्गठन को कर दिया जाता है, मगर ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में बनकर तैयार। राज्य पुनर्गठन जुलाई पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में बनकर तैयार होता है। तैयार होता है या 1956 को पारित कर दिया जाता है, सॉरी को पारित कर दिया जाता है। या ये अधिनियम पारित हो जाता है जुलाई 1956 में। और जब पारित कर दिया जाता है तो आपको बता दें 7वां संविधान 17वें संविधान संशोधन किया जाता है। 17वें संविधान संशोधन 1956 किया जाता है, जिसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, गठन कर दिया जाता है। कितने राज्य होते हैं? 14 राज्य होते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, अब वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को हम क्रमवार करके देख लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, आपको बता दें वो कौन कौन से राज्य थे। 14 राज्य और 6 यूटी, जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असम की, दूसरा उत्तर प्रदेश की, तीसरा राजस्थान की, चौथा पंजाब की, पांचवा मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के बाद मद्रास की, आंध्र प्रदेश की, बंबई की, केरल की, जम्मू एंड कश्मीर की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की, कर्नाटक की। ये आपके 14 राज्य हैं। कितने हैं?
असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, आंध्र प्रदेश और बम्बई, केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार और कर्नाटक। अब यूनियन टेरिटरी में आपको बता दें, यूनियन टेरिटरी में पहला था आपका अंडमान निकोबार बेटा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत में लागू किया गया 1956 में, जुलाई 1956 में पारित हो गया, बनकर तैयार हुआ, तो उसके बाद एक 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है और 1956 के तहत भारत में 14 राज्यों का गठन किया जाता है और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के बाद आप लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा होगा। एक लक्षद्वीप था, एक अमीन द्वीप था, ठीक है, और एक आपका लक्षद्वीप हो गया, अमीन द्वीप हो गया और एक हो गया मिनिकॉय। मिनिकॉय, ये 3 द्वीप थे, मतलब 3 द्वीपों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तीसरा बेटा आपका जो था वो हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश से तो बाद में पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिलता है। इसको 25 जनवरी 1978 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। यहाँ पर क्या है, यूटी है, समझ गए होंगे। तो पहला है अंडमान, दूसरा है लक्षद्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय मिलाकर के ये आगे चल के लक्षद्वीप के रूप में, और फिर इसके बाद चौथा दिल्ली है, पांचवा मणिपुर है और 6 नंबर में त्रिपुरा है। आपको बता दें कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 14 राज्यों में असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मुंबई, 9 में केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक। ये 14 राज्य बनके तैयार होते हैं और 6 केंद्र शासित बनकर तैयार होते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है तो कुल मिलाकर के हमारे भारत में 14 राज्यों का गठन और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। जो एक संविधान संशोधन भी किया गया था हमारे भारतीय संविधान में, वो 7वां संविधान संशोधन 1956 था। आपको याद रखना होगा कि भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आप बताएंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें 14 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। इनमें से कौन 14 राज्य नहीं थे, और आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन 6 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। तो इस प्रकार आज का ये जो टॉपिक है हम यहीं पर एंड करेंगे इस टॉपिक को। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में पार्ट बाय पार्ट आपको क्लास देंगे। आप सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारे 14 राज्यों से 28 राज्यों के इतिहास का, ठीक है। अब हमारा अगला जो आएगा क्लास हम देंगे वो हम थर्ड क्लास के लिए, थर्ड पार्ट आएगा इसी का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।